हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट विच इज़ पावर शेयरिंग। तो ये सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट है, तो इसका हम वर्ड शॉर्ट कवर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि हमने डेमोक्रेसी के बारे में लास्ट ईयर पढ़ा था। ठीक है, डेमोक्रेसी में जो पावर होती है वो किसी एक गवर्नमेंट के पास नहीं रहती है। मतलब एक गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट के एक ऑर्गन के पास नहीं रहती है। डेमोक्रेसी में पावर की शेयरिंग होती है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर हमें पता है क्या होता है, जो कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव जो उन कानून को एग्जीक्यूट करता है। जुडिशरी वो जो ये देखता है कि वो कानून अच्छे से अप्लाई करे जा रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका की एग्जाम्पल की मदद से पढ़ेंगे कि जो पावर शेयरिंग है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमें पावर शेयर क्यों करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हमें यहाँ बताया गया। तो लिखा है बेल्जियम क्या एक छोटी कंट्री है यूरोप में, हरियाणा जितना इसका एरिया है। इसकी बाउंड्री पर फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग सिचुएटेड है। ठीक है, इसकी पॉपुलेशन ओवर 1 करोड़ है, जितनी हरियाणा की है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एथनिक कंपोजिशन देखने को मिलता है। एथनिक कंपोजिशन यानी कि ऐसी मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें कंपोजिशन यानी कि जैसे कि एक लैंग्वेज बोलने वाले यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज, यानी कि एक ही कंट्री में दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, दो या दो से ज़्यादा तरीके के क्लास के लोग हैं। ऐसा कंपोजिशन वहाँ देखने को मिलता है। जैसे वहाँ की टोटल पॉपुलेशन में से 59% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं, और वो कहाँ रहते हैं, फ्लैमिश रीजन में रहते हैं। 40% लोग वलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। बाकी बच्चे 1% वो जर्मन बोलते हैं। ठीक है, अब बेल्जियम की जो बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रूसलेस, वहाँ पे 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ की जो माइनॉरिटी है फ्रेंच स्पीकिंग जो माइनॉरिटी है कहाँ पर, बेल्जियम में, ये क्या है, रिच और पावरफुल है। लेकिन यहाँ की जो मेजॉरिटी है डच स्पीकिंग, यहाँ के लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन डेवलपमेंट बहुत लेट मिला। ठीक है, बहुत बाद में मिला, जिसकी वजह से यहाँ के जो डच स्पीकिंग लोग हैं, फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, उनके बीच में क्या कन्फ्लिक्ट और टेंशन भी क्रिएट हुआ। ठीक है, तो ये था बेल्जियम। अब देखते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका क्या है, तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर दूर सिचुएटेड है। ठीक है, यहाँ पर 2 करोड़ पॉपुलेशन है, हरियाणा से डबल। ठीक है, श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन है। डाइवर्स यानी यहाँ भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे 74% लोग जो है सिन्हाला बोलते हैं, सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, 18% लोग तमिल बोलते हैं। तमिल में भी 2 ग्रुप डिवाइड हैं, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल की पॉपुलेशन है 30% और इंडियन तमिल की है 5%। ठीक है, अब जो हमारे सिन्हालाज हैं वो कौन से धर्म को मानते हैं, बुद्धिस्ट को। जो हमारे तमिल्स हैं वो हिंदू और मुस्लिम को मानते हैं। लेकिन जो क्रिश्चियंस है, मतलब 7% क्रिश्चियन है, जिसमें कि तमिल और सिन्हाला दोनों ही इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका में मेजॉरिटिज्म देखने को कैसे मिला। मेजॉरिटिज्म क्या होता है, ताकि वो एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है उसी की डिमांड होती है, मतलब उसी की सबको बातें माननी होती है। ठीक है, वो क्या होता है, मेजॉरिटिज्म होता है। तो श्रीलंका को इंडिपेंडेंट कब मिली थी, 1948 में। यहाँ के जो गवर्नमेंट है उसने एक लॉ पास करा 1956 में, जिसके अकॉर्डिंग सिन्हाला को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। तो ये है मेजॉरिटिज्म, यानी कि जो मेजॉरिटी है उसको अपर रखा गया। ठीक है, माइनॉरिटी को नेग्लेक्ट करा गया। यहाँ की गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी में कोई पोजीशन हो या गवर्नमेंट जॉब हो, उस सबको मेजॉरिटी ग्रुप यानी सिन्हाला ग्रुप को ही दिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या करा कि जो श्रीलंकन तमिल है उनके लिए उनकी जो भी डिमांड है उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करी, जिसकी वजह से जो तमिल लोग हैं, ठीक है, जो वहाँ के तमिल लोग हैं, उनको क्या लगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं लेकर आ रही है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमें डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिल रहा है। इसलिए जो श्रीलंकन तमिल है उन्होंने अपनी एक पार्टी लॉन्च करी और उस पार्टी में उन्होंने तमिल को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। ठीक है, उन्होंने डिमांड करी कि हमें भी एजुकेशन और जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, और उन्होंने 1980 में एक नई डिमांड करी, क्या, तमिल इलम की। तमिल इलम यानी कि तमिल स्टेट।
कि हमारा एक अलग स्टेट होना चाहिए और हमारी एक तमिल जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। ये उनकी डिमांड थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर सिविल वॉर छिड़ गया। सिविल वॉर क्या है, एक ही कंट्री में दो या दो से ज़्यादा ग्रुप हैं, उनके बीच में क्या हो गया, वॉर हो गया, ठीक है। वही क्या है, सिविल वॉर। सिविल वॉर की वजह से वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा लिवलीहुड का लॉस्ट हुआ, उनकी मतलब बहुत ज़्यादा जीवन शैली खराब हुई। और ये सिविल वॉर कब ख़त्म हुआ, 2009 में, ठीक है। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम में कुछ एकोमोडेशन हुए, जैसे कि श्रीलंका में तो वहाँ की गवर्नमेंट ने मेजॉरिटिज्म एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन बेल्जियम की गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं करा, उन्होंने कुछ एकोमोडेशन करे। एकोमोडेशन क्या होता है, सुधार करे। बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 अमेंडमेंट हुए। सबसे पहला क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को इक्वल राइट देगा, ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दूसरा क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ही इक्वल राइट रहेंगे, कोई भी एक दूसरे के ऊपर सबऑर्डिनेट नहीं होगा, ठीक है। फिर तीसरा हमारा क्या था, तीसरा ये था कि ब्रुसेल्स की एक अलग सेपरेट गवर्नमेंट होगी और बेल्जियम की एक अलग सेपरेट गवर्नमेंट होगी, दोनों की अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट भी होगी, है ना। जैसे मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा तीसरी टाइप की गवर्नमेंट कौन सी है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या देखती है कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं और जो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, उनकी जो भी डिमांड है वो उनको कहाँ तक पहुँचाए, गवर्नमेंट के पास तक पहुँचाए, ठीक है। तो ये है। अब बेल्जियम का जो एकोमोडेशन है वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि बेल्जियम में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी, लेकिन फिर भी वहाँ के गवर्नमेंट ने वहाँ का सिविल वॉर रोकने की पूरी कोशिश करी, वहाँ पर यूनिटी बनाए रखी, ठीक है। तो इसीलिए आज जो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है वो भी ब्रुसेल्स में स्थित है। वहाँ का मॉडल इतना ज़्यादा क्या हुआ, फेमस हुआ। अब हमने इन दोनों केस स्टडी से देखा कि पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका में पावर शेयर नहीं करी गई तो वहाँ सिविल वॉर हुआ, बेल्जियम में पावर शेयर करी गई तो वहाँ पर शांति बनी रही, यूनिटी बनी रही। तो अब इससे क्वेश्चन अराइज होता है कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ये तो हमें पता चल ही गया है, लेकिन इसके 2 रीज़न भी है। फर्स्ट रीज़न क्या है, पावर शेयरिंग अच्छी इसलिए क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट को कम करती है सोशल ग्रुप के बीच में, ठीक है, वायलेंस को कम करती है और स्टेबिलिटी बना के रखती है, इनस्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी को हटा देती है, इसलिए पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। पावर शेयरिंग यूनिटी बना के रखती है एक नेशन में, ठीक है। दूसरा पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पावर शेयरिंग जो है हमारी डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, आत्मा है, ठीक है। अगर पावर शेयरिंग होती है इसका मतलब ये है कि लोगों के राइट्स को बराबर माना जा रहा है, गवर्नमेंट जो है लोगों को इक्वालिटी दे रही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रीज़न क्या हो गया, प्रूडेंशियल, और सेकंड क्या हो गया, मोरल। तो ये दोनों हमारे रीज़न हैं कि पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट वाज आवर चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।